ये कहानी उस दौर की है जब रियासत का दायरा बढ़ रहा था और रोजमर्रा की दुनिया तंग हो रही थी। जब किले की दीवारें सिर्फ पत्थर न रहीं, बल्कि वे एक आखिरी आस, एक फैसला बन गई। जब घरों की महिलाएं भी चौखट से आगे बढ़कर हाथ में काम और मन में बदला संभालने लगी। जब दिन गोले और रात मशालों की दुनिया बन गई और हर सांस में खौफ और हर कदम में ठान आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि यह कहानी रानी लक्ष्मीबाई की नहीं है, क्योंकि उन्हें हम सब लोग पहले से ही जानते हैं। 1853 में झांसी के राजा गंगाधर राव का निधन हुआ। राजा ने मौत से पहले अपने गोद लिए बेटे दामोदर राव को वारिस घोषित किया था, पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत उसे मान्यता देने से मना कर दिया। इस नीति से कई रियासतें पहले ही अंग्रेजी शासन में मिल चुकी थीं और अब झांसी अगला निशाना बन गया। डलहौजी ने आदेश भेजा कि बिना पुरुष वारिस के राज्य ब्रिटिश शासन में शामिल किया जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने यह आदेश ठुकराते हुए कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यह वाक्य आने वाले संघर्ष का कारण बन गया। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने शासन अपने हाथ में लिया। 1856 में झांसी के चारों ओर ब्रिटिश सेना की हलचल बढ़ गई। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को एक संगठित किला राज्य में बदल दिया। घुड़सवार, तोपची, पैदल दस्ते और महिला स्वयंसेवक तैयार किए। उन्हें पता था कि युद्ध पास है। इस दौरान पूरे ब्रिटिश शासन में असंतोष फैल गया। 1857 में विद्रोह की लहर उठी। 10 मई को मेरठ में सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। यह समाचार बिजली की तरह फैला और अनेक राज्यों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध मोर्चा संभाला। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए महिला दल गठित करने का निश्चय किया। ऐसा दल जो आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के मैदान में डट सके। इसी समय झांसी की दीवारों के भीतर एक नई कहानी आकार ले रही थी, उस महिला की जिसका चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से मिलता था और जिसकी नियति झांसी से जुड़ने वाली थी। उनका नाम था झलकारी बाई। वह बुंदेलखंड के भोजला गांव में अपने पिता सादोबा सिंह और माता जमुना देवी के साथ रहती थीं। झलकारी बाई साधारण परिवार की संतान थीं, पर स्वभाव से असाधारण। वह अपने पिता के साथ मवेशी चराने, लकड़ी लाने और जंगल के कामों में जाती थीं। यह दिनचर्या उनके लिए साहस और शारीरिक क्षमता का अभ्यास थी। एक दिन जंगल में मवेशी चराते समय उनके सामने एक तेंदुआ आ गया। सन्नाटा छा गया, पर झलकारी बाई डरी नहीं। उन्होंने डंडा उठाकर पूरे बल से वार किया और तेंदुआ वहीं गिर गया। यह समाचार भोजला और आसपास के गांवों में फैल गया। लोगों ने पहली बार किसी लड़की को तेंदुए से लड़ते सुना। कुछ महीनों बाद डाकुओं ने पास के गांव में एक व्यापारी पर हमला किया। झलकारी बाई ने निहत्थी होकर उनका सामना किया और उन्हें भगा दिया। इस दूसरी घटना के बाद लोग उन्हें साहस की प्रतिमूर्ति मानने लगे। गांव-गांव की महिलाएं उनसे आत्मरक्षा के तरीके सीखने आने लगीं। उनका विवाह पूरन कोरी से हुआ, एक कुशल योद्धा जो जल्द ही झांसी की सेना में भर्ती हुए। पूरन कोरी के साथ झलकारी बाई झांसी पहुंची। किले का अनुशासन और रानी लक्ष्मीबाई की संगठित सेना देखकर उन्होंने ठान लिया कि वह भी अपने देश की रक्षा के लिए तैयार होंगी। उन्होंने पूरन से घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और निशानेबाजी सीखी और शीघ्र ही इन कलाओं में निपुण हो गईं। इसी समय झांसी के राजनीतिक हालात बदल रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश नीति का खुला विरोध शुरू कर दिया था और किले में नई सैन्य टुकड़ियां संगठित हो रही थीं। पूरन कोरी अब रानी लक्ष्मीबाई की सेना में प्रतिष्ठित सिपाही बन चुके थे। इसी दौरान पहली बार रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई का नाम सुना, उस वीर सैनिक की पत्नी के रूप में जो स्वयं भी असाधारण साहस रखती थी। झलकारी बाई के मन में यह भावना गहराई से बैठ चुकी थी कि यदि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के लिए खड़ी है तो हर नागरिक को भी साथ खड़ा होना चाहिए। इसी समय झांसी में गौरी पूजन का आयोजन हुआ, जिसमें नगर की सभी महिलाओं को आमंत्रित किया गया। गांव-गांव से स्त्रियां किले में पहुंची। उनमें झलकारी बाई भी थीं, जो पहली बार रानी लक्ष्मीबाई से मिलने जा रही थीं। जब रानी लक्ष्मीबाई ने सभा में झलकारी बाई को देखा तो क्षण भर के लिए चकित रह गईं। उनके चेहरे के नक्श रानी लक्ष्मीबाई से इतने मिलते थे कि सब हैरान थे।
रानी लक्ष्मीबाई के पूछने पर झलकारी बाई ने बताया कि उन्होंने बचपन में तेंदुए से सामना किया था और डाकुओं से गांव की रक्षा की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी आंखों में दृढ़ विश्वास देखा और निश्चय किया कि उन्हें किले की नई महिला दल में शामिल किया जाए। उसी क्षण उनका नाम दुर्गा दल की सूची में दर्ज हुआ। दुर्गा दल में तलवार, भाला, धनुष और बंदूक का अभ्यास स्वयं रानी लक्ष्मीबाई की देखरेख में होता था। झलकारी बाई ने आरंभिक प्रशिक्षण में ही योग्यता साबित की। उनकी एकाग्रता देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि ऐसी महिला झांसी की ढाल बन सकती है। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सबकी जिम्मेदारी बताया और झलकारी बाई को दुर्गा दल के अनुशासन और प्रशिक्षण की देखरेख सौंपी। उन्होंने यह भूमिका इतनी कुशलता से निभाई कि रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें दल की प्रमुख नियुक्त कर दिया। इसी समय ब्रिटिश प्रभाव आसपास के राज्यों में और भी ज्यादा बढ़ रहा था, पर झांसी अनुशासन की मिसाल बनी रही। रानी लक्ष्मीबाई को अब भरोसेमंद सहयोगियों की आवश्यकता थी और झलकारी बाई उनमें सबसे आगे थीं। उनकी निष्ठा और विवेक ने रानी लक्ष्मीबाई का विश्वास पूरी तरह जीत लिया। अब वह केवल दुर्गा दल की प्रमुख नहीं, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई की सलाहकार भी बन गई। आने वाले समय में वही सेना और वही नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई के साथ उस युद्ध में उतरने वाले थे जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हुआ। 1857 की गर्मियों तक झांसी के चारों ओर राजनीतिक तनाव चरम पर था। रानी लक्ष्मीबाई समझ चुकी थीं कि अब अंग्रेज जल्दी ही झांसी पर हमला करेंगे। उन्होंने अपने सैनिकों को मजबूत करने और तोपखाने को तैयार रखने का आदेश दिया। इस दौरान झलकारी बाई का कार्यभार और भी बढ़ गया, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी क्षमता को देखते हुए उन्हें गुप्त सूचनाओं और किले की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी दी। वहीं पूरन कोरी को सीमावर्ती चौकियों की देखरेख का काम सौंपा गया। दोनों अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय थे, पर उद्देश्य एक था, झांसी की रक्षा। अगस्त 1857 में जब ओरछा राज्य और दतिया राज्य ने अंग्रेजों के सहयोग से झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया, तो झलकारी बाई को अग्रिम मोर्चे की कमान दी गई। यह पहला अवसर था जब दुर्गा दल को वास्तविक युद्ध अभ्यास का मौका मिला। रानी लक्ष्मीबाई ने यह महसूस किया कि अब झांसी की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेनाओं को दो भागों में बांटा। पुरुष सेना, जिसकी कमान पूरन कोरी जैसे अनुभवी सिपाहियों को मिली, और महिला सेना दुर्गा दल, जिसकी कमान झलकारी बाई के पास रही। अब झांसी की दीवारों के भीतर दो स्त्रियां थीं, एक शासक और एक रक्षक। दोनों की एकता ही आने वाले तूफान में झांसी की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली थी। इसी दौरान ओरछा और दतिया की सेनाएं किले की बाहरी सीमा तक पहुंच गईं। झांसी का आसमान बारूद के धुएं से भर चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ही दूर क्षितिज पर ओरछा और दतिया की सेनाओं की लंबी कतारें दिखाई देने लगीं। तोपें, घोड़े और सैकड़ों सिपाही जो धीरे धीरे किले की बाहरी सीमा की ओर बढ़ रहे थे। किले के भीतर झलकारी बाई ने अपने दल को सुसंगठित किया। दुर्गा दल की महिला सैनिकें सिर पर पगड़ियां बांधे, कमर पर तलवारें कसी, तोपों के पास अपनी जगह ले चुकी थीं। झलकारी बाई ने ऊंची प्राचीर पर चढ़कर दूर बढ़ती दुश्मन सेनाओं को देखा, फिर संकेत दिया और दीवारों से तोपों की पहली गूंज निकली। नीचे के द्वार पर पूरन कोरी अपने पुरुष सैनिकों के साथ तैनात थे। उन्होंने द्वारों को मजबूत लोहे की सलाखों से बंद करवाया और पीछे से रेत के थैले जमा दिए ताकि कोई भी गोली या गोला भीतर तक न पहुंचे। जैसे ही शत्रु की पहली पंक्ति आगे बढ़ी, किले की दीवारों से लगातार गोले बरसने लगे। पत्थर और धूल के गुब्बार में दुश्मन की कतारें बिखरने लगीं। कई सैनिक गिर पड़े। उनके घोड़े बेकाबू होकर चारों ओर भागने लगे। महल की छत पर रानी लक्ष्मीबाई खड़ी थीं। वे ऊपर से युद्ध का संचालन कर रही थीं। हर दिशा में संकेत भेज रही थीं, कहां से गोला छोड़ा जाए, कहां सैनिकों को पीछे हटना है और किस दिशा से आक्रमण बढ़ाना है। उनके आदेशों पर पूरा किला एक साथ हरकत में आता। झलकारी बाई का दल ऊपर से तोपें चलाता और नीचे पूरन कोरी की टुकड़ी हर हमले को रोकती। 3 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। दिन में तोपों की गड़गड़ाहट और रात में मशालों की रोशनी में पहरेदारी। झांसी का किला एक जीवित दीवार बन गया था। दुश्मन बार बार हमला करता, पर हर बार झांसी की तोपें और तलवारें उन्हें पीछे धकेल देती।
तीसरे दिन तक ओरछा और दतिया की सेनाओं के शिविरों में अफरा तफरी मच गई। उनके गोले खत्म हो रहे थे, घोड़े थक चुके थे और सैकड़ों सैनिक मारे या घायल हो चुके थे। अंततः वे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। रानी लक्ष्मीबाई ने किले के भीतर सैनिकों को बुलाया और बताया कि यह जीत उनकी शक्ति का प्रमाण है। इस विजय में दुर्गा दल की भूमिका निर्णायक रही। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को सम्मानित किया और स्पष्ट किया कि अब वह केवल सेनापति नहीं बल्कि उनकी रक्षा की दीवार है। इस जीत के बाद तुरंत नए किलेबंदी कार्य शुरू हुए। झलकारी बाई ने दुर्गा दल का विस्तार किया और अनुभवी योद्धाओं को प्रशिक्षक बनाया। इस अनुशासन ने पूरी सेना में नया आत्मविश्वास भर दिया। ब्रिटिश गुप्तचर यह देखकर चिंतित हो उठे कि झांसी की महिलाएं पुरुषों जितनी ही संगठित हैं। झलकारी बाई अब प्रत्येक बैठक में युद्ध रणनीति पर राय देती थीं। जनवरी 1858 तक झांसी पूरी तरह तैयार थी। किसी भी सेना का सामना करने के लिए रसद भंडार भरे थे, तोपें तैनात थीं और सैनिकों में एक ही नारा था, झांसी हमारी है। अब रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई के बीच का संबंध आदेशों से आगे बढ़कर गहरे विश्वास में बदल चुका था। पूरन कोरी को किले के बाहर की सीमाओं पर गश्त का कार्य सौंपा गया। झलकारी बाई ने अपने दल को चेताया कि यदि किले का एक भी दरवाजा टूट गया तो मानो पूरा किला गिर गया। यह वाक्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया। अब हर महिला सैनिक अपने क्षेत्र की रक्षा में पूरी निष्ठा से लगी थी। इसी दौरान फरवरी 1858 में ह्यू रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना बुंदेलखंड की ओर बढ़ी। उनके साथ घुड़सवार, तोपें और रसद गाड़ियां थीं। योजना थी कि पहले आसपास के छोटे किलों को कब्जे में लेकर फिर झांसी पर मुख्य आक्रमण किया जाए। जब यह समाचार झलकारी बाई तक पहुंचा तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को बताया कि अब उनके पास समय बहुत कम बचा है। रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत आदेश दिया कि सभी सैनिक युद्ध की स्थिति में रहें। इसके बाद झलकारी बाई ने दुर्गा दल को 3 भागों में बांटा। एक दल दीवारों की रक्षा करेगा, दूसरा तोपखाने की देखरेख करेगा और तीसरा रसद व संदेश व्यवस्था संभालेगा। उन्होंने संदेशों के लिए कबूतरों और झंडों की प्रणाली बनाई, जिससे ब्रिटिश जासूस भी किले की जानकारी न पा सके। रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को सैनिकों की स्थिति की पूरी निगरानी सौंप दी। मार्च की शुरुआत में ब्रिटिश सेना ने झांसी के आसपास डेरा डाल दिया। उनकी तोपों की आवाजें किले की दीवारों तक पहुंचने लगीं। रानी लक्ष्मीबाई ने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा और झलकारी बाई ने दुर्गा दल को उनकी सुरक्षा में लगाया। महिलाएं, बच्चों और बुजुर्गों को महल के तहखानों तक ले गईं, जबकि सैनिकों ने राशन और पानी का भंडारण किया। किले के भीतर माहौल तनावपूर्ण था, पर भय नहीं। झलकारी बाई दिन में कई बार हर द्वार का निरीक्षण करती थीं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि तोपखाना तैयार है, रसद पर्याप्त है और पहरा सख्त है। झलकारी बाई ने दुर्गा दल को संबोधित करते हुए कहा कि अब उनकी असली परीक्षा शुरू हो रही है और रानी लक्ष्मीबाई की रक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है। इसी समय सैनवार द्वार की निगरानी का कार्य खुदा बख्श नाम के एक सैनिक को सौंपा गया। झलकारी बाई ने उसे चेताया कि यह द्वार झांसी का सबसे नाजुक बिंदु है और इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खुदा बख्श ने वचन दिया कि वह अपनी जान देकर भी इसे बचाएगा। मार्च के मध्य तक ब्रिटिश तोपखाने ने झांसी को निशाना बनाना शुरू किया। गोलों की गड़गड़ाहट से किला हिल उठा, पर सैनिकों का मनोबल अडिग था। 24 मार्च 1858 की सुबह ह्यू रोज की सेना ने पहला गोला दागा। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर नगर में गूंज गई और झांसी का युद्ध शुरू हो चुका था। जनरल ह्यू रोज ने एक विशाल सेना के साथ झांसी पर आक्रमण किया था, जबकि रानी लक्ष्मीबाई अपने 14,000 सैनिकों के साथ उनका सामना कर रही थी। वे कालपी में डेरा डाले हुए पेशवा नाना साहब की सेना से सहायता की प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली क्योंकि तात्या टोपे को जनरल रोज ने पहले ही हरा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ऊपरी दुर्ग पर चढ़ीं और कहा कि अब यह भूमि उनकी परख लेने वाली है। उनके साथ झलकारी बाई खड़ी थीं, जिन्होंने दुर्गा दल को संदेश भेजा कि अब हर स्त्री एक सैनिक है। ब्रिटिश सेना ने किले को चारों ओर से घेर लिया था। पहला गोला उत्तर द्वार से टकराया। झलकारी बाई ने तुरंत वहां की तैनाती बदली
और महिला सैनिकों ने जवाबी तोपें चलाईं। धूल, धुआं और बारूद की गंध से पूरा आकाश भर गया। पूरन कोरी और उनकी टुकड़ी ने दक्षिण दिशा से आने वाले ब्रिटिश सैनिकों को रोका। झलकारी बाई वहां पहुंची और तोपों की दिशा बदली तथा किले के भीतर से रसद भेजी। उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि ब्रिटिश सेनापति भ्रमित हो गए कि झांसी में कोई प्रशिक्षित सैन्य योजनाकार मौजूद है। 3 दिनों तक लगातार युद्ध चला। रात में दीवारों की मरम्मत होती और सुबह नई तोपें सक्रिय की जाती। झलकारी बाई ने महिलाओं से कहा कि जब तक वे किले की दीवार पर डटी रहेंगी, रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित रहेंगी। दुर्गा दल के नेतृत्व में झांसी ने ब्रिटिश सेना को कई बार पीछे धकेला। ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, झांसी के किले में महिलाएं भी तोप चलाती हैं। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। उस अंधेरे दौर में झांसी के किले के भीतर युद्ध जितना बाहर लड़ा जा रहा था, उतना ही भीतर से टूटने लगा था। दीवारें अभी भी मजबूत थीं, पर विश्वास डगमगा चुका था। लोग अब भी नहीं जानते थे कि असली दरार कहां से आई। कुछ कहते हैं कि दुल्हाजू ने अंग्रेजों से समझौता किया। कुछ कहते हैं कि सैनवार द्वार का पहरेदार खुदा बख्श उस रात अपनी ड्यूटी छोड़ गया। दुल्हाजू का नाम उस समय किले की प्रशासनिक टोली में लिया जाता था। वह रसद और हथियारों की आपूर्ति देखने वाला अधिकारी था। कहा जाता है कि जब ब्रिटिश सेना ने तोपें शहर की दीवारों पर तान दी तो उसने अपनी सुरक्षा के लिए सौदे की कोशिश की। रात के तीसरे पहर उसने ब्रिटिश सैनिकों को वह पिछला रास्ता दिखाया जो पहले रसद पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होता था। उसी रास्ते से दुश्मन का दल अंदर घुस आया। पर बुंदेलखंड की दूसरी कहानियां कुछ और कहती हैं। उनमें दुल्हाजू नहीं, बल्कि सैनवार द्वार का पहरेदार खुदा बख्श गद्दारी का चेहरा बनता है। कहते हैं कि जब रानी लक्ष्मीबाई की सेना थक चुकी थी और झलकारी बाई मोर्चे पर थीं, तब खुदा बख्श ने गेट की निगरानी कमजोर छोड़ दी। ब्रिटिश सैनिकों के एक दस्ते ने उसी दिशा से हमला किया और कुछ ही घंटों में किले के भीतर अफरा तफरी मच गई। दोनों नामों के पीछे एक ही सच छिपा था। भीतर किसी ने विश्वास तोड़ा था। दुल्हाजू का वर्णन बताता है कि लालच और सुरक्षा के वादे ने उसे झुका दिया, जबकि खुदा बख्श वाला संस्करण कहता है कि भय और थकान ने एक सैनिक की निष्ठा तोड़ दी। दोनों कथाएं अलग दिशाओं से आती हैं, पर दोनों में वही गूंज है कि झांसी दीवारों से नहीं, विश्वास से गिरी। बुंदेलखंड के गांवों में आज तक यह विवाद चलता है। कोई कहता है कि दुल्हाजू का नाम अंग्रेजों ने खुद फैलाया ताकि असली दोषी बच सके। कोई कहता है कि खुदा बख्श अंग्रेजी दबाव में आ गया। इस धोखे के बाद ब्रिटिश सेना पश्चिमी द्वार से अंदर घुसी। पूरन कोरी और उनकी टुकड़ी ने भीषण प्रतिरोध किया। लगातार तोपबारी की लहरों में पूरन कोरी की टुकड़ी ने उस संकरे मार्ग को जैसे मरम्मत की हुई दीवार मानकर बांधे रखा था। मनुष्य की दीवार, तलवारों और ढालों की। लेकिन इसी समय एक गोले की गूंज के साथ ही पूरन के कंधे पर तेज चोट लगी। साथी सैनिक आंखें पोंछकर उनके पास आए, पर घाव गहरा था। रक्त धीरे धीरे उनके हथियारों और मिट्टी पर फैल रहा था। यह सूचना तुरंत ऊपर पहुंची। झलकारी बाई उसी समय प्राचीर की ओर दौड़ी। उन्होंने घुटनों के बल झुककर पूरन के चेहरे पर देखा, लेकिन पूरन कोरी बच नहीं पाए और वीर गति को प्राप्त हुए। अगले दिन ब्रिटिश सेना ने पूर्वी दीवार पर हमला किया, जिसकी कमान दुर्गा दल के पास थी। महिलाओं ने रात भर तोपें भरकर रखी थीं। सुबह जैसे ही पहला गोला आया, उन्होंने 12 तोपों से लगातार जवाब दिया। ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रानी लक्ष्मीबाई ने ऊंची दीवार से देखा और कहा, यह मेरी झांसी है। लेकिन 2 अप्रैल को ब्रिटिश सेना झांसी किले के भीतर प्रवेश कर गई। गली गली युद्ध छिड़ गया। दुर्गा दल की महिलाएं भाले और तलवारों से लड़ रही थीं। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि अब उनका किले से निकलना आवश्यक है, और यदि रानी लक्ष्मीबाई जीवित रहेंगी तो यह स्वतंत्रता का युद्ध जीवित रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई ने यह सलाह भारी मन से एक ऐसी मजबूरी में स्वीकार की जो किसी योद्धा के लिए सबसे कठिन होती है। सामने खड़ी झलकारी बाई ने उनसे कहा कि मैं आपके रूप में यहां रहूंगी। झांसी का किला अब आग और धुएं में डूब चुका था। झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई।
उन्होंने स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण किया और सिर पर पगड़ी बांधी, कवच पहना और घोड़े पर सवार होकर महल के द्वार से बाहर निकली। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें ही रानी लक्ष्मीबाई समझ लिया और पूरी सेना उनकी ओर मुड़ गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर दीवार से कूद गईं और बाहरी जंगलों की ओर निकल गईं। झलकारी बाई ने कई घंटों तक ब्रिटिश सेना को भ्रम में रखा। उन्होंने तोपखाने के पास खड़े होकर आदेश दिए और सैनिकों को लड़ाई जारी रखने को कहा। इस समय तक रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित दूरी तक पहुंच चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई के निकल जाने के बाद भी बचे हुए सैनिक झलकारी बाई के आदेशों को याद रखकर प्रतिरोध करते रहे। दुर्गा दल की कुछ महिलाएं घायल सैनिकों की सहायता करती और कुछ अब भी तलवारें थामे खड़ी थीं। उधर ब्रिटिश सेना के सहयोगी ओरछा राज्य और दतिया राज्य ने झांसी के पतन के बाद अवसर देखा। अंग्रेजों की अनुमति से उन्होंने अपने सैनिकों को किले की लूट की छूट दी। उनके दलों ने आसपास के गांवों को जलाया और जो कुछ बचा था उसे लूट लिया। झांसी की जनता इस दोहरी मार का शिकार हुई, एक ओर ब्रिटिश सेना और दूसरी ओर सहयोगी सेनाएं। इसी बीच झलकारी बाई, जो अभी भी रानी लक्ष्मीबाई का रूप धारण किए थीं, ह्यू रोज के सामने लाई गईं। रोज को लगा कि उसने रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ लिया है। उसने सामने खड़ी महिला से पूछा कि क्या वही हैं जिन्होंने उसकी सेना को इतने दिनों तक रोके रखा था। झलकारी बाई ने उत्तर दिया कि वही हैं जिन्होंने झांसी की रक्षा की थी और उन्होंने अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई बताया। लेकिन उसके साथियों ने उसे बताया कि यह रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, बल्कि कोई और महिला है जो हूबहू रानी जैसी लग रही है और अभी रानी लक्ष्मीबाई का रूप लिए हुई थी। जब सच्चाई सामने आई तो ह्यू रोज कुछ क्षणों तक निशब्द खड़ा रहा, मानो उसके सामने खड़ी झलकारी बाई ने न केवल उसकी सेना बल्कि उसके अभिमान को भी परास्त कर दिया हो। उसने अविश्वास से उनकी ओर देखा। जिस स्त्री को वह झांसी की रानी समझ रहा था, वह दरअसल एक साधारण सैनिक थी, पर उनके चेहरे पर भय का कोई नामो निशान नहीं था। रोज की आंखों में क्षण भर के लिए अविश्वास चमका। फिर उसने कहा, अगर झांसी की एक साधारण महिला का साहस ऐसा है तो उनकी रानी कैसी रही होगी। उसके शब्दों में प्रशंसा कम, पराजय अधिक थी। युद्ध उसने जीता था, पर सम्मान वह हार गया था। यह कथन बाद में ब्रिटिश अभिलेखों में दर्ज हुआ। झलकारी बाई को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ दुर्गा दल की कई महिलाएं भी बंदी बनाई गईं। कुछ को वहीं गोली मार दी गई और कुछ को युद्ध बंदी बनाकर ले जाया गया। माना जाता है कि अप्रैल 1858 के पहले सप्ताह में जब झांसी पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई, उसी दौरान झलकारी बाई ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन ब्रिटिश स्रोतों में यह कहा गया है कि झलकारी बाई को फांसी दी गई थी। उनका अंत रानी लक्ष्मीबाई की स्वतंत्रता यात्रा का आरंभ बन गया। इसके बाद किले के बाहर ओरछा राज्य और दतिया राज्य ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर नगर की लूट आरंभ कर दी। झांसी, जिसने महीनों तक प्रतिरोध किया था, अब मलबे में बदल चुकी थी। पूरन कोरी की मृत्यु की खबर गांवों तक पहुंच गई थी। उनके साथ लड़ने वाले सैनिक या तो बंदी बना लिए गए या मारे गए। बुंदेलखंड में लोग कहते थे, झांसी अब भी खड़ी है, बस उसकी दीवारें घायल हैं। ह्यू रोज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, झांसी की रक्षा असाधारण थी। रानी लक्ष्मीबाई की सेना और उनकी महिला कमांडर ने बहादुरी की मिसाल पेश की। यही वह पंक्ति थी जिससे झलकारी बाई का नाम पहली बार ब्रिटिश सैन्य अभिलेखों में दर्ज हुआ। रानी लक्ष्मीबाई इस बीच कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ झांसी से निकल चुकी थीं। दूर उठते धुएं को देखकर रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि यह किला जो अभी परास्त हुआ है, वह केवल एक किला नहीं बल्कि उनकी आत्मा थी। वहीं से उन्होंने नए युद्ध की तैयारी आरंभ की। झांसी का पतन उनके लिए अंत नहीं बल्कि संघर्ष का नया अध्याय था। ओरछा राज्य और दतिया राज्य की सेनाओं की लूट कुछ ही दिनों में समाप्त हुई, पर झांसी का विनाश वर्षों तक दिखाई देता रहा। जले हुए घर, टूटे मंदिर और वीर सैनिकों की कब्रें उस संघर्ष की गवाही बनी। अप्रैल 1858 की शुरुआत तक झांसी किला पूरी तरह ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। बुंदेलखंड के गीतों में अब झलकारी बाई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम
साथ साथ गाए जाते थे, प्रतिरोध और साहस के प्रतीक बनकर। रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई जारी थी और उनके साहस की प्रेरणा झलकारी बाई का बलिदान था। और अंग्रेजों ने झांसी भले ही जीत ली, पर झलकारी बाई को नहीं। वह एक ऐसी महिला थी जिन्होंने रानी बनने की इच्छा नहीं की, बल्कि रानी लक्ष्मीबाई के लिए अपने प्राण दे दिए। ब्रिटिश इतिहास ने उनके बलिदान को फुटनोट में लिखा, लेकिन बुंदेलखंड ने उन्हें अपने गीतों में अमर कर दिया। झलकारी बाई ने यह साबित कर दिया कि कोई भी साम्राज्य उस धरती को नहीं झुका सकता जहां एक साधारण महिला भी युद्ध का चेहरा बदल देती है। और हमें पूरा यकीन है कि जितने लोगों ने यह कथा आज सुनी है, उनमें से 99% ने आज से पहले झलकारी बाई का नाम नहीं सुना होगा। और इसलिए हमें अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए इतना कुछ किया, हमने उनके लिए क्या किया? हमने उन्हें भुला दिया और पीढ़ियों तक औरंगजेब और अकबर जैसे लुटेरों के किस्से पढ़ते रहे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो आपको छत्रपति राजा राम के पलायन को जानना चाहिए, रानी कमलापति के बलिदान को महसूस करना चाहिए और रमसेज की घेराबंदी को समझना चाहिए। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।